नमस्कार एंड वेलकम। मैं हूं जया सिन्हा और रंग तरंग के आज के इस अंक में आप सभी का बहुत स्वागत है। रंग तरंग के आज के अंक में आपको हमारे देश की कला संस्कृति के विभिन्न रंगों से सराबोर तो करेंगे ही, साथ ही आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसी कलाकार से, एक ऐसी शख्सियत से जिसने ये साबित कर दिया कि अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो उम्र तो बस एक आंकड़ा है। अपने सपनों को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आप दिल जान से कुछ करना चाहते हैं, अपने सपनों को जीना चाहते हैं, तो आप कभी भी कर सकते हैं एक नई शुरुआत। तो कौन है आज के हमारे खास मेहमान, बस जानने के लिए शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। आइए बात करते हैं एक ऐसे योद्धा की जिसका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ है, जिसकी वीरता की, शूरवीरता की आज भी मिसाल दी जाती है। उनकी इतिहास का, उनकी वैभवशाली विरासत का आज भी कोई सानी नहीं है। हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की, जिनके जीवन को उजागर करती, आज की युवा पीढ़ी को बताती उनके जीवन के बारे में एक बेहद शानदार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है राजधानी दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में। इतिहास के महत्वपूर्ण पड़ावों को प्रदर्शित करते विशाल कैनवस यहां प्रदर्शित किए गए हैं। सही मायनों में छत्रपति शिवाजी महाराज के अद्भुत और बेहद शानदार विरासत को नमन करती है ये प्रदर्शनी, उन्हें श्रद्धांजलि देती है। आइए आपको लिए चलते हैं इसमें। छत्रपति शिवाजी महाराज महान राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ का उत्सव, इस बेहद खूबसूरत प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में। ये प्रदर्शनी छत्रपति शिवाजी महाराज की चिरकालीन विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। ये प्रदर्शनी देश के सबसे प्रतिष्ठित ऐतिहासिक महापुरुषों में से एक छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और उनके कालखंड से दर्शकों को परिचित कराती है। इस प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन के साथ कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। Inspired by these paintings and by the appreciation that was conferred on these by the Honorable Prime Minister, Ministry of Culture decided to hold this exhibition, and Shri Gore has very kindly agreed to gift this collection to Ministry of Culture. So we will be taking it from him and then exhibiting it at a permanent location somewhere in Delhi, and also creating a traveling exhibition which will go to various parts of the country. दीपक गोरे के विशिष्ट संग्रह से तैयार की गई इस प्रदर्शनी में ऐतिहासिक महत्व से भरपूर विशाल कैनवस प्रदर्शित किए गए हैं, जिनमें 115 उत्कृष्ट कृतियों का एक अद्भुत संग्रह प्रस्तुत किया गया है। श्रीकांत चौगुले और गौतम चौगुले के साथ मिलकर दीपक गोरे ने इसे जीवंत बनाने के प्रयास शुरू किए थे। प्रसिद्ध इतिहासकार और पद्म विभूषण से अलंकृत बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे के सहयोग से हर विवरण को पूरी तन्मयता से प्रस्तुत किया गया है। Obviously, it's a huge occasion. He was the founder of modern India in some ways, and so the fact that we have this amazing exhibition of artwork of his life done in this beautiful style, as you can see. And there are quite a few pieces here. इस प्रयास के परिणाम स्वरूप शिवाजी महाराज के जीवन और विरासत का आकर्षक चित्रण संभव हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज के महान राज्याभिषेक के 350 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस प्रदर्शनी का महत्व और भी बढ़ गया है। ये प्रदर्शनी 21 जून तक जनता के लिए खुली रहेगी। रंग तरंग, डीडी न्यूज। कहते हैं हमारी लोक संस्कृति ही हमारी असली संस्कृति है। भारत की संस्कृति ही है जो वैश्विक मंच पर भारत को एक अलग पहचान देती है।
और हमारे वो कला साधक जो अपना पूरा जीवन भारत की कला संस्कृति के संरक्षण में समर्पित कर देते हैं, वही हैं भारत के असली गौरव और भारत की संस्कृति के असल ब्रांड एम्बेसडर। एक ऐसे ही गौरव, ऐसे ही ब्रांड एम्बेसडर आज मेरे साथ जुड़ रही हैं, जो सीधे आई हैं पहाड़ों से। आइए स्वागत करते हैं रंग तरंग में हमारी आज की खास मेहमान, एक समय की एकमात्र जागर गायिका, मशहूर सुप्रसिद्ध लोक गायिका बसंती बिष्ट जी। बहुत बहुत स्वागत है बसंती जी, धन्यवाद जी। इस खास कार्यक्रम में दूरदर्शन साथ परिवार जुड़ने के का सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करती हूँ। उत्तराखंड की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। लिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये सीधे पहाड़ों से आई हैं, उत्तराखंड से आई हैं, किस तरह से आपको लगता है कि जिस लोक संस्कृति की मैंने बात की, इस लोक संस्कृति से आप बहुत ही शुरुआत से जुड़ गई थी? अगर आप बताएं तो आपकी जो शुरुआती शिक्षा रही वो आपकी माँ से रही, और क्यों आपको कहा जाता है कि आप उस वक्त की एकमात्र जागर गायिका हैं? ऐसा क्यों कहा जाता है? असल में जागर जो है हमारे भक्ति संगीत है। एक तरफ हमारे शास्त्र उसमें गाए जाते हैं, जो हमारे सनातन धर्म के शास्त्र हैं। दूसरी तरफ हमारे लोक देवता हैं, जो हमारे रक्षक हैं। तीसरे जागर उन लोगों के गाए जाते हैं जो वीर रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए, प्रदेश के लिए और दबे समाज को, महिलाओं के लिए सहारा दिया। जब आक्रमणकारियों से लोहा लिया, उन वीरों के भी जागरें लगाई जाती हैं हमारे यहाँ। बिल्कुल। और कहा जाता है कि जागर जो लोक शैली है गायन की, वो एक बहुत ही दुर्लभ लोक शैली है, और एक समय में सिर्फ पुरुष ही जागर गीत गाया करते थे, और बहुत बाद में महिलाओं ने इसको गाना शुरू किया। और अगर हम बात करें सामाजिक तौर पर या खुले मंच के तौर पर, पहली बसंती बिष्ट थी जिन्होंने पहली बार जागर जो गायन था उसको सबके बीच गाया, है ना? तो किस तरह से वो आपकी एक शुरुआती सीख रही, पढ़ाई रही? ये हमारे तो मेरी माँ से ये शिक्षा आई। माँ जी से तो हमारे 5 पीढ़ियों की शिक्षा थी ये। नाना जी की तरफ से आई, दादाजी की तरफ से आई। लेकिन क्या होता था, महिलाएं घरों में और जंगलों में गाती थी। मेरी माता जी आती थी जागर सुन के। हमारे यहाँ 10 बजे से जागर शुरू होता है, 3 बजे देवता अवतरित होते हैं। पूरी रात अलग अलग अलंकारों में, विधियों में उस संबंधित देवता के जीवन को, उनके किए हुए कार्यों को, समाज के लिए उन्होंने क्या किया, वो सब गायन में होता है जागरों में। और उसको बहुत अलग अलग धुनों में गाया जाता है, कभी तीव्र गति में, कभी विरह में, कभी इस तरह गाया जाता था उस जमाने में। और गाँव के लोग नीली छतरी के नीचे ऐसे, वो मधुर इतना होता था कि गांव के लोग उस नीली छतरी के नीचे पूष के महीने में उन जागरों को सुनने आते थे। आज जागरों का स्वरूप बहुत सीमित रह गया है, ना कोई सुनना चाहता है, और जागर हो गए थोड़ा फटाफट करके चले जाते हैं। 2-4 देवताओं का, नदियों का आह्वान कर दिया, और जागरों का विधि क्या है, विधान क्या है, कहाँ से जागर उत्पन्न हुए, वो चीज़ छूट गई है। जल्दबाजी एकदम हो गया है जागरों का, तो वो थोड़ा सा चिंता का विषय है। किस तरह से आपकी कोशिश रही कि जो जागर की जो परंपरागत जो उसकी शैली है या जो उसका अंदाज है, वो आज भी बरकरार रहे? वो जागरों के ऐसा हुआ है कि मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा पंजाब में। प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ का था, वो एक ब्रांच थी। वहाँ जब मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा तो मैंने बोला ये तो हमारे जागरों का मेल खाता है। और फिर बचपन में सुनी हुई धुनें, मेरे को शब्द याद नहीं थे, लेकिन धुनें मेरे मस्तिष्क में थी जो मेरी माँ जी से मैंने सुनी थी। फिर कई 6 साल बाद जब मैं गाँव गई तो हमारे यहाँ नंदा देवी की विदाई होती है, कैलाश नंदा देवी का डोला जाता है। तो मैंने माँ जी से सुना, वो माँ जी जब हम जा रहे थे तो माँ जी ने जागर लगाए। तो मैंने बोला अरे ये तो मैंने सुनी थी कभी आपसे। फिर मैंने खोजना शुरू किया, मतलब 4 दिन लगातार अपनी माँ से सुना मैंने उसी समय, और लिखना शुरू किया। फिर मैंने देवताओं का, जब मैं जगह जगह उसके बाद देवताओं का, इन जागरों को मैंने जब समझा है, लेकिन ये एक ऐसी दुर्लभ शैली है, इतनी माधुर्य है इसमें, और इसमें साहित्य है। छोटी सी इसकी एक झलक हो जाए, किस तरह से आप सबको एक सुना दीजिए। जैसे नंदा जी की बाल्य लीला है, नंदा जी का शुरू में तो नारद जी आए वहाँ पे
भोलेनाथ जी ने कहा कि वो उनके पिताजी ने कहा जरा से पंचांग देखो, बच्ची बड़ी हो रही है। तो उस समय का बोलती हूँ, कैलाशोमा फला पे हिमवंत राजा, हिमवंत राजा की सवारी गाँवरी, तरुणी पे गई पे सवारी गाँवरी, तबारी है गया वे सबड़ो नारद, बड़ो नारद तेले पतड़ी बांजली, दिखाना लाया वे नंदा जी का जोगा, हे तुम्हारी कन्या राजा सुशीला सौभागी, हे बाड़ी कन्या होली शिव की अर्धांगी। वो कहते हैं ये तो बहुत भोलेनाथ की अर्धांगिनी होने वाली है। उनके पिता को हेमंत राजा थे, उनके पिता हिमालय राजा। नंदा देवी का कहा जाता है कि हमारे जागरण में कहा, जब सती का देह का टुकड़े टुकड़े हो गए थे वो उसमें अहोन कुंड में, तो भोलेनाथ ने उनके टुकड़े टुकड़े करे थे। तो उसमें उस समय कहा जाता है वो सती कैलाश हिमालय पर्वत पर चली गई, उनकी देह प्राण, तो कई वर्षों हिमालय बनता है, वो पत्थर बन गई देवी। तो ऐसा कहा जाता है जागरों में कि तब पार्वती के रूप में वो उसी को नंदा कहा है, पार्वती के रूप में हिमालय पर्वत से प्रकट हुई। डॉक्टर बसंती मिश्री, किस तरह से, ये भी मैंने आपके बारे में पढ़ा कि आपने जो अपनी संगीत की जो यात्रा है उसकी शुरुआत काफ़ी देर में की, 45 साल में मंच तक पहुंची। इसको शादी के बाद तो माँ जी ने बोल दिया था अब शादी हो गई, अब तुम्हारा गाना नहीं होगा। स्कूल में तो थोड़ा गाती थी, वो मुझे खड़ा करते थे, लेकिन उसके बाद बोला भाई तुम्हारे ससुर जी तो नामी गिरामी हैं, मेरे पिताजी तो भेड़ पालक थे, जानवर पालते थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया था। जंगलों में गाते थे, जहाँ कोई नहीं सुनता है वहाँ गाते थे, खुद के लिए गाते थे। खुद के लिए। तब क्या गाते थे? तब वो है गाते थे, लुआ बेला झूठे रह गए जो पड़ेगा सागा की, किले से दीपाली जो बिराना भागा की। अब इतने समय के साथ देखती किस तरह से जब मंच पर पहले गई, उसके बाद वहाँ आपको तारीफ मिली, सराहना मिली, फिर आप देश भर में घूम घूम कर परफॉर्मेंस देने लगी, लोगों के बीच जाने लगी, वो दौर कैसा था? आकाशवाणी हमारे लिए बहुत वरदान साबित हुई, और साहित्यकार हमारे जो साहित्यकार हैं, आकाशवाणी में स्वर परीक्षा हुई, और कोई हमारा एक बच्चा है अनिल भारती करके, आप जानते होंगे शायद, उन्होंने बोला, मेरे पति ने बोला कि तुम्हारी आंटी गाती है, आंटी को ले आओ, तो वहाँ ले गए, उन्होंने हमारा फॉर्म भरवाया और मेरा टेस्ट लिया अपने घर में, बोला आंटी आप पास हो गए हो, बस आप सिर्फ खाना पोते, वही समय था, उस समय फार्म भरे जा रहे थे, तो हो गया, शुरुआत हुई। तो वहाँ से शुरू हुआ ये संगीत, क्योंकि अगली प्रोग्राम के लिए गाना पड़ता था ना, तो उन्होंने कहा कि जागर ही गाओ, आप गीत गाने वाले बहुत हैं, तुम जागर गाओ, बोला मंगल गीत। फिर आपने गाना शुरू किया, फिर पुरस्कार मिलने शुरू हुए, और फिर जब उसकी घोषणा हुई कि आपको पद्म सम्मान दिया जाएगा, वो किस तरह का आपको वो पल था, जब किस तरह की क्या कुछ आपकी उस समय प्रतिक्रिया है? वो तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये है क्या चीज़, मैं नहीं बता सकती, वो महसूस मुझे जो हुआ। सुबह मैं दीवा बत्ती कर रही थी भगवान के 7 बजे का टाइम, तो फ़ोन आया है यहाँ से मिनिस्ट्री से, आपका पद्मश्री के लिए नामित हुआ है। अब मैं वो ऐसे की ऐसी रह गई, मैंने बोला है ये क्या हो गया तो बोला ऐसा है, आज शाम को घोषणा होगी, कल पेपरों में आएगा, आपको बहुत बहुत बधाई।
कोई सुनील करके थे, सुनील क्या नाम था उनका। तो परिवार की भी क्या कुछ आपको प्रतिक्रियाएं मिली उस समय? बड़े बच्चे खुश हुए, सभी खुश हुए, समाज क्योंकि उस समय क्या था कि संगीत के क्षेत्र में, लोक संगीत में सिर्फ मुझे मिला था 2017 में। तो लोगों को में बहुत मीडिया आ गया वहाँ, तमाम हमारे चाहने वाले के लोगों को पता, गढ़वाल कुमार के लोग, सारा उत्तराखंड इकट्ठा हो गया। तो अगर इस समय जैसे तो कहते हैं ना, जैसे आपके परिवार में उत्तराखंडी संगीत में तो हर मौके के लिए गीत गाए जाते हैं, ऐसे में क्या बधाई गीत गाए जाते हैं? प्रातहिन्यो तो सूरज, संध्या के न्यो तो चंद्रमा, धारण को अधिकार, आज बधाई मेरे न्योती, पांच बधाई मेरे न्योती। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दिन का सूर्य और रात की चंद्र को और तारों को आमंत्रित करते हैं और आपको बधाई देते हैं। बहुत बहुत खूब। अच्छा, अभी आपको मौका मिला अयोध्या जाने का। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद खास तौर पर अयोध्या में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और देश भर से कलाकारों को बुलाया गया अयोध्या में अपनी प्रस्तुति देने के लिए, और उसमें बसंती जी भी गई अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो क्या कुछ अनुभव रहे अयोध्या में? हमारे को यहाँ अयोध्या में जाने के लिए हमारी बड़ी इच्छा थी। हमने अपने संगीत नाटक अकेडमी को कहा, हमारे जो राजू दास साहब हैं और हमारी संध्या पुरोजा जी हैं, उनको हमने बोला हमारी इच्छा है वहाँ जाने की। उन्होंने हमारा नाम भेजा और तुरंत फोन आ गया हमको। उन्होंने सबके नाम, पद्मश्री के नाम भेजे थे, तो साथ में हमारा भी भेजा, आप जाना चाहते हो? मैंने बोला हाँ। 4 मार्च को था हमारे कार्यक्रम। हाँ, आपने कार्यक्रम भी दिया, खास तौर पर आपने अपनी प्रस्तुति दी। हाँ, प्रस्तुति दी। तो क्या कुछ आपने वहाँ पर सुनाया और सोचा कि मैं यहाँ पर अयोध्या में ये गाऊंगी? भगवान रामचंद्र जी के लिए जागरों का ही लिखा था मैंने। हे नमो नमो लानो हे रामा अयोध्या नगरी, नमो नमो लानो भगवान राम जन्म भूमि, अयोध्या का राजा फला दशरथ ज्ञानी। इस तरह था। ते राजा की फली प्रभो तीन रानी बोरानी, कौशल्या के कई फली सुमित्र रानी। फिर इसके बाद जो इधर तो ये हो गए, उधर सीता जी का अवतार भी साथ ही हुआ। जनक राजा के सूखा पड़ गया था तो वो गाया वहाँ। जनकपुरी मागे भोलो राजा जनक रामा, जनकपुरी मागे भोलो राजा जनक, हे बारा होएगा बरस बरा खाने होए, हे तेरा जगरा जोड़ा हाहाकार हो गए है। जनकपुरी माँ हाहाकार हो गया। ये जनक तब जना राजा गुरु जी का पास राम, गुरु जी के पास गए। गुरु जी ने बोला कि सोने के हल चलाओ राजा रानी। वो गीतों में बोला, यहाँ इतना जल्द नहीं है। फिर उसके बाद जब हल चल रहा था तो वो मटघड़ी बजने लगी। हे सुनहरी चलेगी मटघड़ी बाजेगी, एक घड़ोली भीतर बड़ी कन्या रोई, हे बड़ी कन्या रोई चाचा चाचा होए। फिर चाचा होए। हे घनघोर बरखा मिथिला का राजा। तब मिथिला का राज में घनघोर बरखा हुई और पंछी, पहले तो तालाब सूख गए थे, तब पंछियाँ ए फुरफुर ओढ़नी डालियों की पंछियों फुरफुर उड़ाने लगी पंछियाँ। ये थे
किस तरह से आपको लगता है कि ये वहाँ पर जब आप ये गा रहे थे, क्या कुछ माहौल वहाँ बन रहा था और कैसी प्रतिक्रिया आपको बड़ा मिली? अच्छा लोगों को पसंद आया। उधर संगत चल रही थी और वो सुनते सुनते जा रहे थे, लोग बैठे थे, दूरदर्शन भी था, लखनऊ दूरदर्शन था और लोगों को कितना अच्छा लगा। लेकिन मुझे बड़ी संतुष्टि हुई कि मैंने भगवान रामचंद्र जी के वहाँ पर दर्शन किए उनके। मेरे साथी थे, 6 लोग थे, तो इससे ज़्यादा उन्होंने मना किया था। आज खुद एक गुरु के रूप में आप ये कोशिश कर रही हैं कि जो मौजूदा पीढ़ी है वो उसको आप अपनी इस कला और संस्कृति को दे पाएं। ये कोशिश जो ईश्वर बनाता है, रास्ता बनाता है। हमारी इच्छा शक्ति को ईश्वर ही पूरा करता है। इच्छा शक्ति है कि इस जो लोक संगीत जो है एक प्राण है, जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारे सांसों में है वो, हमारी नदियों में, पर्वतों में, पहाड़ों में, झीलों में, तालाबों में, हमारे मतलब एक जितने हमारे ये नस, ये शरीर, ये ब्रह्मांड है, लोक संगीत के बिना ये निष्प्राण है। लोक जो संगीत है वो हम सभी के अंदर ऐसा रचा बसा हुआ है और बहुत ज़रूरी है कि आज की पीढ़ी को उसे सीखने की, समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर इसमें हमारी पीढ़ी चले जाती है तो हमारे एक तत्कालीन समाज का, जो हमारे सभ्यता का साफ चित्रण सामने आएगा भारतीय संस्कृति का। ये मेरा ही उत्तराखंड का नहीं है, पूरा देश की जो ग्रामीण संस्कृति है उस पर बड़ा प्रहार हो रहा है आज, और हमारे बच्चे ये आसान जीवन शैली में जा रहे हैं। तो ज़रूरत है, हमारे जो बच्चे हैं, मेरा निवेदन रहेगा अपने बच्चों से अपने अपने क्षेत्रों में जाएं, अपनी वृद्ध महिलाओं से सीखें। आप जाएं, लिखें, रिकॉर्ड करें, क्योंकि वो तत्कालीन युग हमारा नहीं तो ख़त्म हो जाएगा। वापस बुलाना है, उन्हें अपनी संस्कृति से जोड़ना है, ज़मीन से जोड़ना है, तो चलते चलते 2 लाइन आप उनको गीत के साथ ही वो समझा तो दीजिए। हमारा चरित्र निर्माण करता है वो संगीत, उसको सभ्यता में रहेगा, वो अनुशासन में रहेगा वो, और कभी वो बीमार नहीं होगा, अपने लोक संगीत में डूबा रहेगा, उसमें आनंदित होगा वो। 2 लाइनें गा के आप उन्हें बुला लीजिए। हिडेणा रंग ढलिया जशी लोगे जाया इन दिन मासो मागा हो इन ऋतु मासो मागा इन दिन मासो मागा इन ऋतु मासो मागा इन दिन मासो मागा हो कैसो नाच लगाया बोले कठपुतलियों नाचा कठपुतलियों नाचा हो फेरो लगा कठपुतलियों नाचा कठपुतलियों नाचा देना रंग ढलिया जो शीलो फेराया इन दिन मासो मागा वो इन ऋतु मासो मागा इन दिन मासो मागा इन ऋतु मासो मागा इन दिन मासो मागा। परियों के, आँचरियों के गीत हैं ये। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके सुर, आपके संगीत हमें यहाँ बैठे बैठे वादियों में ले गए। दिल्ली दूरदर्शन परिवार के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मानना पड़ेगा, बसंती बिष्ट की आवाज की ये खनक उनकी लोकप्रियता की गवाही देती है। बसंती बिष्ट मिसाल बन चुकी हैं, प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं तमाम उन कलाकारों के लिए जो कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभा को सामाजिक भागदौड़ में पड़कर नज़रअंदाज कर देते हैं। खासकर वो महिलाएं जो सामाजिक बंधनों में बंध कर अपनी प्रतिभा और कला के प्रति अपना मुंह मोड़ लेती हैं। बसंती बिष्ट प्रेरित करती हैं उन तमाम कलाकारों को एक बार फिर कला का हाथ थामने के लिए। इसी के साथ हम सलाम करते हैं तमाम उन कला साधकों को जो अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं भारत की कला संस्कृति के संरक्षण के लिए। इसी के साथ रंग तरंग का आज का ये अंक यहीं खत्म करते हैं। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।